नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बात किसान आंदोलन की। आज 17 सितंबर है, वही 17 सितंबर जब ठीक एक साल पहले लोकसभा में 3 नए कृषि बिल पास हुए थे, और वही कृषि बिल जो अब कानून बन चुके हैं। आज बिल पास होने के एक साल होने पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक ब्लैक डे मनाया गया। पार्टियां किसानों का अपने आप को सबसे बड़ा हमदर्द बता रही हैं। आखिर कृषि कानूनों को लेकर राजनीति के पीछे का चुनावी एंगल क्या है? तो आज हम इस बात को डिकोड करेंगे। आज हम आपको राकेश टिकैत से कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति पर पूरी बातचीत भी सुनवाएंगे। आज राकेश टिकैत क्या कहते हैं? कृषि कानून पर दिल्ली में आर पार की जंग। कृषि कानून के खिलाफ मना काला दिवस। किसान ने नाच अपने सहयोगी पार्टियों के नाचों विश्वासघात जीता, लेकिन सरकार पूरे देश में किसान आजाद विश्वासघात कर रही है। किसानों के समर्थन के पीछे क्या है सियासत? कृषि कानून के एक साल कब तक बवाल? किसानों का कौन है सगा, किसने ठगा? राकेश टिकैत का नया ऐलान, क्या है नया प्लान? देखो, जब तक भारत सरकार काम नहीं करेगी, ये जब तक चलेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो भाई ये अनलिमिटेड हो गया, ये कब तक चलेगा हमको जानकारी नहीं है। कृषि आंदोलन के आगे का रोड मैप। किसानों पर कानून वर्सेस सियासत का कानून। करीब 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान डटे हुए हैं। आज उन्हीं किसानों की मांग को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ। अकाली दल के समर्थकों ने तीनों कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के विरुद्ध हल्ला बोला। कई घंटों तक सड़क पर ड्रामा होता रहा। कृषि कानूनों के विरुद्ध इस प्रदर्शन में लोगों के हाथ में पुलिस के डंडे भी आए, यानी कि धक्का मुक्की दोनों के बीच में हुई। प्रदर्शनकारी संसद तक मार्च निकालना चाहते थे। आज दिल्ली में जो तस्वीरें दिखाई दी, उसे लेकर कई सारे सवाल उठे। क्या नेताओं की निगाहें कहीं और पर हैं और निशाना कहीं और? आज इन तस्वीरों के जरिए आप विवादित कृषि कानून के खिलाफ जारी विरोध को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के प्रदर्शन की है। दूसरी तस्वीर करीब 10 महीने से सिंघू बॉर्डर आंदोलन कर रहे किसानों की है। तीसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की है। और चौथी तस्वीर 17 सितंबर 2020 की, जब लोकसभा में बिल पास हुआ था। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली में कृषि कानून को लेकर अकाली दल के प्रोटेस्ट की। आज अकाली दल की तरफ से कृषि कानून के एक साल पूरा होने पर प्रोटेस्ट किया गया था। प्लान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च निकालना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अकाली समर्थकों को संसद जाने से पहले ही रोक दिया। दिल्ली बॉर्डर को पहले ही सील कर दिया गया था।
दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। बहादुरगढ़ झरौदा बॉर्डर पे बैरिकेडिंग है। दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले सभी कच्चे पक्के रास्ते सील किए गए हैं। पंजाब से आ रहे कार्यकर्ताओं को और लोगों को आने पर रोकने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी सड़कों पर भारी पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर आसपास में जो अशोका रोड है, पंत मार्ग है, सारे में काफी हद तक पुलिस की तैनाती करी गई है। यहाँ पर नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड पर जो दिल्ली का बॉर्डर है उसको भी अच्छे से सील कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये तस्वीरें गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। इस प्रदर्शन की अगुवाई शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर कर रही थी। अकाली दल आज कृषि बिल के विरोध में काला दिवस मना रहा है। वजह है, 1 साल पहले आज के दिन ही लोकसभा में बिल पास हुआ था। किसाना के काले कानून वापस नहीं किते, किसान आदि हक दे सस्ती लड़ाई में उन्हों की गल नहीं मानी ते फिर यह सरकार उल्टी गिनती तो पिछले साल शुरू हो गई थी। 2024 साडे वास्ते दूर नहीं ना। पंजाब से तुसी हाथ पैर रख सकते हो, हरियाणे में तुसी छेती अलविदा हो जाओगे, तो उत्तर प्रदेश भी दूर नहीं। उन्हें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाओगे। जिस समय अकाली दल थोड़ा साथ देंदा सी तो थोड़े कदे 2 MP होंगे थे। हरसिमरत कौर का आरोप है कि पुलिस ने दिल्ली में एंट्री के सभी पॉइंट्स बंद कर दिए थे और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रदर्शन में शामिल हुए अकाली समर्थकों को जबरन हटाया गया। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से पंजाब के चुनाव का बिगुल यहाँ बजा है। सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल और एसएडी के कई सारे लीडर जो यहाँ पर आज आए। फार्म लॉ जो है, कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उसके सपोर्ट में ये पूरी रैली की गई। एसएडी के लीडर्स यहाँ पर आए और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई। बीजेपी सरकार के खिलाफ भी बयानबाजी हुई, नारे लगे। ये कहा गया कि एसएडी के अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए काम कर रही है। यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ तो नारे लगे ही, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी छोड़ा नहीं गया। यही कहा गया कि वो भी सिर्फ कहने को फार्मर्स के साथ है, काम जो कर रही है वो किसानों के खिलाफ कर रही है। यहाँ पर 1 साल जो हुआ है कृषि कानूनों का, उस पर काला दिवस आज मनाया गया। प्रदर्शन को लेकर अकाली दल ने क्या दावा किया, ये भी सुनिए। आज 1 साल पूरा हो गया है काले कानून आए को, उसके विरोध में भी मोदी को दिखाने आए हैं। अकाली दल जिंदा है। किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रहा है, अलग अलग किसान संगठन है, उनसे कोई तालमेल नहीं है इस वाले। वो हमारे भाई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अकाली दल अपना काम कर रहा है। दोनों का मोटिव एक ही है, काले कानून रद्द कर रहे हैं और करवा के हटेंगे। हमारा यही मोटिव है। आज अकाली दल कृषि कानून का विरोध कर रहा है, लेकिन जब कानून पास हुआ था तब एनडीए का वो हिस्सा था। विपक्ष का आरोप है कि किसानों की नाराजगी से बचने के लिए प्रदर्शन करना अकाली दल की मजबूरी है। कृषि कानून पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है। सरकार की अपनी दलीलें हैं तो विपक्ष के अपने आरोप हैं। क्या देखिए, सीधे सीधे यहाँ पर हम आपको बताएं कि क्या वो बिंदु हैं। किसान विरोधी इसे विपक्ष बता रहा है तीनों कानूनों को, और बिंदु बताइए। सरकार ये कहती है कि आप वो पॉइंट्स तो बताइए जहां आपको लगता है कि हाँ ये जो तीनों कानून हैं वो किसान विरोधी हैं। तो सरकार की यही दलील होती है। सरकार ये कहती है कि अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि ये तीनों बिल कॉर्पोरेट के समर्थन में हैं और हम कॉर्पोरेट समर्थक हैं, तो आप दलील दीजिए। आप हमें बताइए कि हम कैसे आखिर कॉर्पोरेट के समर्थन में यहाँ पर आए और आपको कैसे ये नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा अब अगर हम भ्रमित कर रहे हैं, ये विपक्ष आरोप लगाता है कि भ्रमित किया है, किसानों को सरकार ने भ्रमित किया है, तो आप साक्ष्य दिखाएं, मतलब सबूत का आपके पास कोई होंगे ना कि कैसे भाई हमने भ्रमित किया, तो आप वो दिखाइए कि हमने कहां भ्रमित किया है। मतलब ये हुआ
कि क्या पंजाब की राजनीति में किसान अब सबसे बड़ा मुद्दा है और किसानों को लेकर ही अगले आने वाले विधानसभा चुनावों में वहां पर हर तरह की रणनीति तय होगी। किसान चुनाव में पंजाब विधानसभा में कितना बड़ा फैक्टर है। पंजाब की सियासी जमीन पर किसान आंदोलन की खेती काटने की रेस लगी हुई है। पार्टियों में किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द दिखने की मानो होड़ मची हुई है। अकाली दल के चाल और चरित्र की व्याख्या कांग्रेस कर रही है। केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। वहीं अकाली दल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का नामकरण आम आदमी पार्टी ने कर दिया। यानी पंजाब के चुनाव रण में 2-2 हाथ के लिए सभी तैयार हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग की। सिद्धू ने कृषि कानून को लेकर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए एक ट्वीट किया। इधर ट्वीट आया और उधर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने मोर्चा संभाला। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। आज उन्हें पंजाब पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा जाता है और लगातार वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ रोज बयानबाजी करते हैं, उन पर हमले करते हैं। उनकी तोप का निशाना कैप्टन अमरिंदर की ओर होता है, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस हाईकमांड से बहुत डांट पड़ी। और डांट का असर ये हुआ कि आज फॉर अ चेंज, एक बदलाव के तहत उन्होंने अपनी तोप का मुंह अरविंद केजरीवाल जी की ओर मोड़ दिया और आज अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक करने लगे, हमले करने लग गए। इस सियासी हमले की वजह भी समझिए। पंजाब में विधानसभा सीटों की मौजूदा स्थिति के लिहाज से कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आप है। ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है कि चुनाव में कांग्रेस से सीधी फाइट है। लेकिन कांग्रेस की परेशानी सिर्फ विरोधी नहीं है, बल्कि पार्टी का घरेलू झगड़ा भी है। नई खबर यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के खेमे के बीच खींचतान जारी है। एक बार फिर से कैप्टन के खिलाफ टीम सिद्धू एक्टिव है। कांग्रेस के 40 विधायकों ने एक चिट्ठी आला कमान को लिखी है, जिसमें मौजूदा सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। यानी पंजाब में सियासी झगड़ा बहुत तगड़ा है। किसान पंजाब में कितने महत्वपूर्ण हैं, विधानसभा में हर सीट पर किसानों की क्या स्थिति है, किस तरह से असर वो डाल सकते हैं। कुल 117 सीटों वाली विधानसभा में 40 शहरी क्षेत्र में आती हैं, सेमी शहरी क्षेत्र में 51 और ग्रामीण की 26 सीटें हैं। लेकिन इनमें से 77 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसानों का दबदबा है और किसान इन 77 सीटों पर जिसे चाहें उसे जिताने की शक्ति रखते हैं। यह किसानों की ताकत है। यानी कि 117 में से 77 सीटें अगर एक तरफा चले जाती हैं, किसानों के वोट एक पार्टी को पड़ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा फायदा किसी भी राजनीतिक दल को यहां पर हो सकता है। मौजूदा स्थिति विधानसभा की इस समय क्या है? कांग्रेस 77 सबसे बड़ा दल पंजाब में, आम आदमी पार्टी 20, अकाली दल 15 और बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, अन्य के पास यहां पर 2 सीटें हैं। यानी कि कांग्रेस की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई है और बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर मौजूदा इस समय पंजाब की विधानसभा में। लेकिन क्योंकि किसान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 77 सीटों पर उनका दबदबा है और किसानों के अगुवा नेता इस समय बने हुए हैं राकेश टिकैत। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में राकेश टिकैत आज क्या कहते हैं पंजाब को लेकर, देखिए सुनिए। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, बधाई दी है आपने उनको? हाँ, बधाई? कौन से जन्मदिन की तू बधाई? उन्होंने किसानों की मौत हुई है यहाँ पे, उन्होंने एक बार भी 2 शब्द कहे हैं कि जो दिल्ली के चारों तरफ उनके घर के बहुत नजदीक 650-700 लोग
शहीद हुए हैं, 2 मिनट के लिए उनके भी कह देता कि हमको दुख है उनके लिए, तो ये किसान भी उनको कह देता हाँ ठीक है। आज के दिन ही 1 साल पहले लोकसभा में कृषि बिल पास हुआ था। इन 1 सालों में क्या खोया क्या पाया, क्योंकि नवंबर से आप लोगों का किसान आंदोलन भी एज इट इज जारी है। राकेश टिकैत जी, 1 साल से भी ज्यादा का होगा जो आंदोलन किसान यहाँ पे कर रहा है इन काले कानून के खिलाफ, और सरकार इनको वापसी लेने को तैयार नहीं है अभी भी। तो ये तो सरकार को भी सोचना है ना, ये कब तक यूं ही चलेगा। और राकेश जी, अगला सवाल आपसे मेरा ये है टिकैत साहब, चूंकि आज अकाली दल के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया है इसी कृषि बिल को लेकर। पंजाब में 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, आप इसको सियासी तौर पर देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं वास्तव में अकाली दल आप जैसे किसानों के साथ में है? देखो, सबका अब अपना सोचने का अब अपना तरीका है। चुनाव है तो वे चुनाव के नजरिए से भी देखेंगे, वे किसानों का जो इशू है उसको वे उठा रहे। हमने तो कहा कि पूरा विपक्ष को सड़कों पर रहना चाहिए, उनको मुद्दे उठाने चाहिए। जब सरकार में रहते हुए उनके लोग मुद्दे उठा रहे हैं तो विपक्ष की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मुद्दे को उठाए। और आगे हैं लोग, सड़कों पर आएंगे और भी लोग आएंगे सड़कों के ऊपर। आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे यूपी में, और इस वजह से बार बार आप बीजेपी के साथ अब उनको भी निशाने पर ले रहे हैं? राकेश टिकैत जी, ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। आप गांव में जाओ, सर्वे करवा लो, गांव के लोग बताते हैं ये बातें। अल्लाह अकबर का नारा लगाएं आप, हर हर महादेव कहें आप, और उसके बाद कहें कि मीडिया आपको धर्म के आधार पर घेर रहा है, तो क्या दिक्कत होगी उसमें? क्या दिक्कत होगी ये बताओ ना, क्या दिक्कत क्या होगी? हमने जाट महासभा का तो नहीं लगाया, जाट शब्द कहां से ले आए आप? ये तो अभी शुरू हुआ है, पिछले 15-20 दिन से आपको एक टास्क दे दिया कि आप इस पे करो। ये ना किसान बटा पहले ना किसान बटेगा। आप जो यहाँ पे गेहूं, आटा, दाल, चावल खाते हो, आप बता सकते हो कि किस जाति ने ये उगाया? आप बता दो मुझे। अगर भाई आप फसलों को देख कर ये बता दो कि कौन सी जाति ने ये उगाया, तो भाई हम भी बता देंगे। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में कहा है कि गन्ना किसानों को 4 साल में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। जब मैं कह रहा कि झूठ बोलने से तो उसका कोई लाभ होगा? गन्ना हम आपको कहने लगे जी आपको तनख्वाह इस चैनल ने जोन से मैं आप काम करते हो इतनी तनख्वाह दे दीजिए 1 साल में। भाई हमने गन्ना दिया होगा तो उन्होंने पैसे दिया होंगे, उसमें सरकार का क्या मतलब है? 1,40,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया हमने। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे? क्यों आप भी बेवकूफ बन रहे हैं उनके कागज लेके? उधर कैप्टन अमरिंदर भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, जाए हरियाणा और दिल्ली में, पंजाब छोड़ दें, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। एनएचआरसी की ओर से भी जो रिपोर्ट वहां पर सौंपी गई है, कहा जा रहा है कि 9,000 से ज्यादा उद्योग धंधे बंद हो गए हैं किसान आंदोलन के कारण। तो उस पर रिपोर्ट मांगी गई है 4 राज्यों से। तो आप ही तो कह रहे थे कि इसे कांग्रेस चलवा रही, आप ही लोग बताते थे सब। सरकार कहती थी कि इसको कांग्रेस चलवा रही, तो उसका तो पर्दाफाश होगा कि इस आंदोलन को कोई नहीं चलवा रहा, इस आंदोलन को देश का किसान चला रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं तालिबान का वो सीक्रेट जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है। खबरें यही हैं कि तालिबान के अंदर ही एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है। तालिबान में 2 फाड़ हो गए हैं और डर ये भी कि कहीं ये युद्ध अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क ना कर दे। तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात तो बना दिया, अब यही इस्लामिक अमीरात तालिबान में गोलियां चलवा रहा है। क्या तालिबान अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा? क्या इस्लामिक अमीरात को लेकर तालिबान में जंग छिड़ी है?
मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क दुनिया से क्या छुपा रहे हैं? क्या तालिबान सरकार दुनिया को धोखा देने के लिए बनाई गई है? क्यों मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का पीएम चुना गया? क्यों इमरान खान की दिलचस्पी इस्लामिक अमीरात में बढ़ रही है? अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात में बदलने से आगे क्या क्या होगा? मुल्ला बरादर ये कह रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि आखिर वो इतने दिनों गायब कहाँ रहा। और मुल्ला बरादर जिस मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा को अपना सरदार मानता है वो कहाँ है? अफगानिस्तान में अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है, तालिबान उस पर पर्दा डालने की कोशिश अवश्य कर रहा है, लेकिन दुनिया अच्छी तरह से ये समझ चुकी है कि तालिबानियों और आतंकवादियों के कुनबे से बनी ये सरकार में हक्कानियों का ही राज चलता है। अमेरिका के साथ दोहा एग्रीमेंट करने वाला मुल्ला बरादर इस्लामिक अमीरात में बेगाना सा अब नजर आ रहा है। अगस्त 2021 ये तारीख अफगानिस्तान के भविष्य पर कलंक भी साबित हो सकती है। बंदूक और बारूद के दम पर तालिबान ने काबुल तो जीत लिया, लेकिन तालिबान दुनिया के सामने जिस कमिटमेंट और वायदे के साथ आया उनमें से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ है। सच ये है कि जिस तरह से काबुल में तालिबान के आते ही लोग मुल्क छोड़कर भागने लगे, हवाई जहाज पर लटक गए, लोगों में मौत से ज्यादा तालिबान का डर दिखा। 34 दिन बाद भी हालात वहीं के वहीं नजर आ रहे हैं। लोग आज भी वैसे ही डरे हुए हैं। महिलाएं वैसे ही तालिबान से खौफ खाए बैठी हैं। ना काम धंधे हैं, ना तालिबानी सरकार का कोई प्लान। बस तब्दीली इतनी आई है कि अमेरिकी कमांडो अफगानिस्तान को खाली कर चुके हैं। कभी न हार मानने वाली पंजशीर घाटी पर भी बम गोले बरसाकर तालिबान कब्जे का दावा कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान चलेगा कैसे? जिस इस्लामिक अमीरात का एजेंडा लेकर तालिबानी अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे, उसका मकसद क्या है? तो आज हम आपको अफगानिस्तान और तालिबान का वो सच दिखाएंगे जिससे डर ये पैदा हो गया है कि कहीं तालिबान राज में अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क न हो जाए। और इसकी कई वजह हैं। पहली वजह, तालिबान के इस्लामिक अमीरात का एजेंडा आखिर क्या है? दूसरी वजह, क्यों इस्लामिक अमीरात को लेकर तालिबान में दो फाड़ हो गए? तीसरी वजह, क्या दुनिया तालिबान के इस्लामिक अमीरात को मान्यता देने के मूड में है? चौथी वजह, तालिबान ने सरकार तो बना ली, फिर आपस में गोलियां क्यों चल रही हैं? पांचवी वजह, क्या अफगानिस्तान के नए पीएम और डिप्टी पीएम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं? छठी वजह, क्यों मुल्ला बरादर वाले तालिबान और हक्कानी गुट में फूट पड़ी हुई है? दुनिया के ज्यादातर मुल्क अभी तक तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। पाकिस्तान और चीन को छोड़ दिया जाए तो किसी भी मुल्क को तालिबान पर विश्वास नहीं हो पाया है, क्योंकि तालिबान ने जिस तरह से मुल्ला बरादर को प्रधानमंत्री न बनाकर संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में दर्ज आतंकी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया और फिर कैबिनेट में तालिबान की आतंकी मानसिकता वाले सभी छटे हुए कमांडरों को मंत्री पद दिए गए, उससे दुनिया का सतर्क होना लाजमी है। मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। ये भी दुनिया देख रही है कि किस तरह से मुल्ला बरादर और मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा की हत्या तक की खबरें आई। बरादर गुट और हक्कानी गुट में गोलीबारी की खबरें आई। कई दिन तक मुल्ला बरादर गायब भी रहा और जिस मुल्ला हैबतुल्लाह के सुप्रीम लीडर बनने की बात चल रही थी वो कहाँ है? उसकी अभी तक एक नई तस्वीर तक नहीं आई है। तालिबान ने मीडिया पर पूरी तरह से लगाम लगा रखी है। अगर कोई पत्रकार तालिबान की अनचाही रिपोर्टिंग करता भी है तो उसे पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। अब मुल्ला बरादर खुद कह रहा है कि वो जिंदा है और दुनिया के सामने सफाई भी पेश कर रहा है।
خبره هیڅ حقیقت نه لري. زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. او بل دا چې موږ دا څو کاله د اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني ورکړي دي، دا نه د اقتدار لپاره وي او نه د तालिबान में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है। तालिबान में दो फाड़ की खबरें और हक्कानी नेटवर्क के हावी होने पर भी हक्कानियों को भी सफाई देनी पड़ रही है। तालिबान सरकार में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। खासकर मेरे और मुल्ला बरादर के बीच अनबन की अफवाह गलत है। तालिबान एक है और हम सारे नेता एकजुट हैं। कोशिश की खल्क को अजहान खराब की और तशवीश की वजह मुसलमान हसन हक्कानी दुनिया को ये समझा रहे हैं कि इस्लामिक अमीरात एक संयुक्त मोर्चा है, जबकि इस्लामिक अमीरात के तालिबानी एजेंडे को लेकर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने मांग की है कि बाकायदा एक विधेयक भी पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अफगानिस्तान के गैर कानूनी इस्लामिक अमीरात को आतंकवाद के प्रायोजक और तालिबान को एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दे। हम आपको बता दें कि साल 2020 के दोहा समझौते पर तालिबान ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के नाम से ही हस्ताक्षर किए थे। यही दस्तावेज अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने का पहला ऐलान है। लेकिन दोहा समझौता मुल्ला बरादर की मौजूदगी में हुआ था। लेकिन जिस तरह से मुल्ला बरादर और हक्कानी गुट में दुश्मनी की खबरें आ रही हैं, उससे डर यही है कि मुल्ला बरादर वाले तालिबान और हक्कानी ग्रुप के इस्लामिक अमीरात का अलग मतलब तो नहीं है, जिस पर दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। क्योंकि पहले तालिबान ने कहा था कि वो सरकार में महिलाओं को भी जगह देगा और दावा किया था कि तालिबान अब पुराना वाला तालिबान नहीं रहेगा, वो बदल चुका है। जबकि तालिबानी सरकार बनी तो सारे आतंकी भर लिए गए। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का मतलब है इस्लामिक देश, जिस तरह से इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान है। ऐसे में दुनिया को डर इस बात का है कि तालिबान की आतंकी वाली सरकार अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद को पूरा बढ़ावा देगी। आज तक ब्यूरो। तालिबान ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात बनाकर उसने खिलाफ फतेह कर लिया, लेकिन अब इस्लामिक अमीरात के लिए वो खैरात मांग रहा है। पाकिस्तान उसकी तरफदारी में उतर आया। तालिबान के लिए इमरान खान भी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कंगाल तालिबान को कोई घास डालने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान राज पर क्या सोच रही है दुनिया? तालिबान पर एससीओ शिखर सम्मेलन में क्या हुआ और आईएमएफ ने तालिबान के फंड को लेकर क्या बोला? क्यों इमरान खान तालिबान के लिए बैटिंग कर रहे हैं? तालिबान के इस्लामिक अमीरात में इमरान की दिलचस्पी क्यों है? इस वक्त दुनिया के 195 मुल्कों में तालिबान को लेकर चर्चा चल रही है। तालिबान के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को किस तरह से देखना चाहिए? वहीं तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में भारत, पाकिस्तान, चीन समेत 8 देशों की सदस्यता वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यहाँ भी पाकिस्तान और इमरान खान पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुरंत ही तालिबान की तरफदारी शुरू कर दी और इमरान खान ने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी होगी। साथ ही इमरान खान ने यह भी क्लियर कर दिया कि इस्लामाबाद की तरफ से अफगानिस्तान की मदद की जाती रहेगी। हम आपको बता दें कि एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने सहयोगी देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश करता है। इसकी भूमिका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बनी थी। इससे पहले भी इमरान खान खुलकर तालिबान का समर्थन कर चुके हैं और अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20वीं बैठक में सबसे पहले इमरान खान तालिबान पर बोल पड़े और कह दिया कि इस वक्त अफगानिस्तान की सरकार विदेशी मदद पर निर्भर है और दुनिया ये समझ रही है कि तालिबानी सरकार इंटरनेशनल आतंकवादियों का कुनबा जोड़कर बनी है और ये भी समझ रही है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो सकता है। दुनिया ये भी समझ रही है कि इमरान खान क्यों तालिबान को पालने पोसने की वकालत कर रहे हैं। एससीओ की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऑनलाइन अटेंड किया
और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि पहले अफगानिस्तान में तालिबान की कट्टरता को आंकना होगा। समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में जिस तरह से इमरान खान के तालिबान के हिमायती बनकर खड़े हुए, उसका जोर का झटका IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी दे दिया। IMF ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया है कि अफगानिस्तान या तालिबानी सरकार को उनकी तरफ से कोई फंड जारी नहीं होगा। IMF के प्रवक्ता गेरे राइस ने कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारा जुड़ाव तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक कि सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर स्पष्टता नहीं हो जाती। हम आपको बता दें कि IMF 187 देशों का संगठन है जो विश्व के मौद्रिक सहयोग बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता लाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में मदद करता है। तालिबान भले ही अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका हो, इसके पास हथियारों का जखीरा भी है, लेकिन देश चलाने के लिए ठन ठन गोपाल है। सवाल ये है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को हासिल तो कर लिया, उसका नाम भी बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया, लेकिन वहाँ की जनता खाएगी क्या, कैसे जिएगी, सरकार कैसे चलेगी? तालिबान के सामने बड़ा वित्तीय संकट खड़ा है। तालिबान के लिए अकेले इमरान खान की बैटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। आज तक ब्यूरो। दुनिया और IMF से बेआबरू हो चुके तालिबान को अब नशे में दौलत दिखाई दे रही है। जी हाँ, तालिबान अफीम की खेती की तरफ फिर से मुड़ रहा है। तालिबान अब ये सोच रहा है कि उसकी जेब भरेगी तो सिर्फ और सिर्फ नशे की खेप से। अफगानिस्तान की जमीन पर दशकों से सिर्फ आतंकवाद पलने का खतरा ही नहीं था, यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती भी होती रही थी। नशे की गिरफ्त से उसे आजाद कराने के लिए साल 2001 के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और अफगान सरकारों ने 20 एंटी नारकोटिक्स एजेंसियां चलाई। अब फिर से तालिबान उसी नशे की खेती की तरफ देख रहा है और उसी से कमाई की उम्मीदें लगा रहा है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम बनाता भी है और दुनिया में हेरोइन की 80% सप्लाई भी करता है। साल 2019 में UN ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अफीम के निर्यात से जुड़ी गतिविधियों से 1 से 2 अरब डॉलर की कमाई होती थी, जो अफगानिस्तान के GDP का 11% है। इस धंधे से 5 लाख लोग जुड़े थे। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 22 में अफीम की खेती होती है। वहीं पूरी दुनिया में यहाँ से सप्लाई की जाती है, जिनमें भारत, पाकिस्तान और चीन से लेकर रूस, अमेरिका, कनाडा तक शामिल है। अब इसे ईरान, पाकिस्तान से तुर्की होते हुए यूरोप भेजा जाता है। जिस नशे के कारोबार को रोकने के लिए अमेरिका ने 20 साल मेहनत की, अब दुनिया को डर है कि तालिबान उसी नशे की कमाई से देश चलाएगा। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।